हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, अपन ने पूर्व कक्षा में अपन सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन ने कुछ ये पढ़ा था कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है और किस प्रकार से कहा जाता है, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पुनरुक्ति को रोकने के लिए, सौंदर्य बोध के लिए, संक्षिप्तीकरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने सर्वनाम के 6 भेद जो अपन पढ़ रहे थे, उनमें से अपन ने पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जा रहा है उनके स्थान पर जो प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये अपन ने बातें पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। अब जो आपके दूसरा भेद है वो है निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर इनकी परिभाषा जैसे नाम से स्पष्ट है, निश्चयवाचक यानी जो किसका बोध करवाएगा, निश्चितता का, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्राणी या पदार्थ की निकटस्थ या दूरस्थ प्राणी की दूरस्थ की और निश्चित संकेत करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, ये क्या होगा, कोई वस्तु या कोई प्राणी जो या तो क्या है, निकट है या दूरस्थ व्यक्ति की ओर अगर निश्चित संकेत करता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इनकी 2 स्थितियां बनती है। एक तो निकट वस्तुओं के लिए, निकट वस्तु या प्राणी के लिए, इसमें भी इनके आगे 2 भेद है। एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। क्या है मित्रों कि अपन पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो निकट या दूरस्थ वस्तु की तरफ निश्चित संकेत करता है। उसमें निकट वस्तुओं के लिए, उसमें भी एक वचन के लिए तो होगा यह, और बहुवचन के लिए होगा ये। जैसे निकट में किसी वस्तु के लिए संकेत करने के लिए ये शब्द 2 है, एक वचन के लिए तो यह और बहुवचन के लिए ये। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ, एक आदमी है मान लीजिए, तो यह कहाँ जा रहा है, ठीक है ना।
या और ज़्यादा आदमी है तो ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो निकट और एक वचन के लिए तो यह, और निकट और बहुवचन के लिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब है दूरस्थ की बात करें, दूरस्थ, इसमें भी दो है, एक वचन में आ जाएगा वह, और बहुवचन में आ जाएगा वे। अब जैसे इसका वाक्य हम प्रयोग करके देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, वह बहुत अच्छा आदमी है, वे सब देखिए मित्रों, अपन बात कर रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम शब्द जो किसी निकट या दूरस्थ वस्तु की तरफ निश्चित संकेत करते हैं। वह सर्वनाम जो किसी वस्तु या पदार्थ की तरफ या प्राणी की तरफ जो निकट या दूर है उनकी तरफ निश्चित संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इनकी पहचान जो है, ये चार जो शब्द है इनको है जो ध्यान में रखना। अब निकट की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक वचन में तो यह का, और बहुवचन में यह का। जैसे यह बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अगर कोई पास में लड़का बैठा है तो ये संकेत करके कह सकते हैं कि यह बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। और ये में कह सकते हैं ये खिलाड़ी मेहनती है, या जैसे ये विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर दूरस्थ में वह एक वचन में और बहुवचन में वे, तो वह बहुत अच्छा आदमी है और वे सब मुझे पसंद करते हैं। अब अपन मित्रों पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। ये क्या होगा कि किसी वस्तु या प्राणी की अनिश्चितता का बोध करवाएंगे, जिसमें निश्चितता नहीं होगी। और उसमें क्या था निश्चयवाचक में कि उसमें जो किसी
निकट या दूर वस्तु, जो निश्चित वस्तु है उनकी निश्चितता की तरफ वो संकेत कर रहे थे। इसमें दो चीज़ें हैं, कोई और कुछ। ठीक है, कोई प्राणी के लिए प्रयुक्त होगा, किसके लिए आएगा? प्राणी के लिए, और कुछ पदार्थ के लिए। ठीक है ना, कोई और कुछ। कोई किसके लिए आएगा? प्राणी के लिए। जैसे कोई आया तो ये कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कोई आपको याद कर रहा था, तो यहाँ पर भी ये कोई है, वो क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक में प्राणी। अब कोई आया, अब कोई का मतलब कौन है? ये फिक्स नहीं है, ये निश्चित तो नहीं है, कोई न कोई आया है। कोई आपको याद कर रहा था, अब कौन कर रहा था? ये फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित प्राणी का बोध करवा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। अब कुछ के उदाहरण लिखे हैं तो या पानी में कुछ गिरा। अब पानी में क्या गिरा? ये कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कोई पत्थर हो सकता है कोई छोटा सा कंकड़ हो सकता है कोई और चीज़ हो जो पानी में गिर गया हो, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और ये पदार्थ का बोध करवा रहा है। आँख में कुछ गिरा। अब आँख में क्या गिरा? ये कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कोई मच्छर गिरा हो सकता है कोई पत्थर गिरा हो सकता है कोई कंकड़ गिरा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें पदार्थ के लिए जो कुछ शब्द प्रयुक्त हो रहा है वो ये है। तो इस प्रकार से ये है। अब इसके बाद में जो अपन अगला पढ़ेंगे वो है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। इसका एक आध और उदाहरण ले, अगर अपन कोई गीत गा रहा है, तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अब कोई गीत गा रहा है, देखिए कैसे, जैसे कोई गीत गा रहा है, अब कोई का मतलब कोई फिक्स नहीं है। अब अगर इसकी जगह में लिख देता राम गीत गा रहा है, तो राम क्या हो जाता? संज्ञा हो जाती। मैंने राम को नहीं लिख करके कोई लिखा, तो किस प्रकार का सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। इसकी जगह मान लीजिए मैं ये लिख देता वह गीत गा रहा है, वह गीत गा रहा है, तो किस प्रकार का सर्वनाम हो जाता? ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता दूर की वस्तु के लिए कि वह गीत गा रहा है। या जैसे मैं ये लिख देता यह गीत गा रहा है, तो भी किस प्रकार का निकट वस्तुओं के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। अभी कौन सा सर्वनाम है? तो अभी आपका ये है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो
दूध में कुछ गिरा। अब दूध में क्या गिरा, ये फिक्स नहीं है। अब इसकी जगह मान लीजिए लिख दें कि दूध में पत्थर गिरा, तो है जो क्या हो जाएगा, पत्थर संज्ञा हो जाएगी। और पत्थर की जगह पर कुछ लिखा तो कुछ क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है जो अपन पढ़ते हैं अगला भेद इसका। अगला पेज जो आपके चौथा है वो है संबंध वाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा कि दो उपवाक्य होंगे और उन दो उपवाक्यों को जो, सो, जिसको, उसको के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दो उपवाक्य होंगे और उन दो उपवाक्यों को इन शब्दों के माध्यम से क्या होगा, जोड़ा जाएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण लिखूं, इसके अंदर तो भी आ जाए, जो सोएगा सो क्या होगा, होएगा। जो सोएगा सो होएगा। यानी ये दो उपवाक्य हैं, इनको जो और सो के द्वारा आपस में संबंधित किया गया है। अनाज उसको बांटो जिसको वास्तविक ज़रूरत हो। तो इन दो वाक्यों को इन शब्दों के माध्यम से क्या किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो परेगा। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी है उसकी क्या है मित्रों, उसकी भैंस है। कहने का मतलब क्या है कि जो बलशाली व्यक्ति है उन्हीं का है जो चल रहा है, उन्हीं का वर्चस्व है। ये जो कुछ वाक्य थे, ये भी कुछ जो उदाहरण थे वो संबंधवाचक सर्वनाम के थे। यानी संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, दो उपवाक्य होंगे। उन दो उपवाक्यों को जो, सो, जिसको, उसको आदि के माध्यम से, जिसकी, उसकी, जिनको, उनको के माध्यम से क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो वहाँ पर है जो कौन सा सर्वनाम होगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, यानी जो अगर इस समय का सदुपयोग पढ़ाई में नहीं कर रहा है तो वो निश्चित रूप से क्या कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है। तो मित्रों
आप भी अगर घर पे हैं तो आपको है जो सोना बिल्कुल नहीं है और व्यवस्थित रात को 11-12 बजे तक मेहनत करनी है। ये जो एक आपको गोल्डन समय मिला है, इस समय में जो आपकी एक नींव कमज़ोर है अगर, तो उस कमज़ोर नींव को आप सुधार सकते हो। और इस प्रकार का जो सुनहरा मौका है उनको आपको घर बैठे केवल कुत्तों के पीछे भाग करके इस समय को आपको है जो व्यर्थ में जाया नहीं करना है, आपको है जो व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि जो सोएगा सो खोएगा। अपने भी राम जी का नाम लेकर के और 7 बजे घर वालों से भी पहले है जो गुदड़ी लेकर के सोना नहीं है। अपने को जो निश्चित रूप से 12 बजे तक के आसपास तैयारी करनी है। जो भी आपको ऑनलाइन वीडियोज़ मिल रहे हैं उन वीडियो को देखना है, साथ साथ में अगर आपके पास में बुक्स है तो उन बुक्स से आपको स्वाध्याय भी करना है। नहीं तो जो करेगा सो भरेगा। अगर आपने अभी समय का सदुपयोग नहीं किया और फालतू में समय ज़ाया किया तो फिर है जो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। फिर है जो आपको ये कहना पड़ेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी आपके पास में समय है कि आप लाठी को है जो अपने पाले में ले सकते हो, और फिर नहीं ली तो जिसके पास में लाठी होगी, और कौन सी लाठी, अभी तो है जो इस समय बुद्धि की जो लाठी है या बुद्धि रूपी जो लाठी है, जो पावर है, वो पावर जिसने अपने हाथ में ले लिया, पढ़ाई का पावर जिसने हाथ में ले लिया, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की भैंस होगी, यानी सर्वत्र उसी का है जो बोलबाला होगा। पांचवा भेद है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा कि जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न किया जाए वहाँ पर है जो कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जो क्या किसको, किसे, कहाँ आदि, इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे तो वो है जो आपको किसका बोध करवाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवाएंगे। जैसे मैं वाक्य लिखता हूँ, ये प्रश्न है, आपने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा, आपने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा। ये जो क्या शब्द है ये आपके कैसा सर्वनाम है, ये है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। जैसे मैं अगर इनकी जगह लिख दूं, मान लीजिए व्याकरण, या मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पर कारक, कि आज आपने पूरे दिन में कारक पढ़ा, आज आपने पूरे दिन में व्याकरण पढ़ी, आज आपने पूरे दिन में हिंदी पढ़ी, आज आपने पूरे दिन में अंग्रेजी पढ़ी, सामाजिक पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, या कोई और ग्रंथ अगर आपने रामचरितमानस या कोई महाभारत पढ़ी हो तो वो, तो ये प्रश्न, और इस प्रश्न के माध्यम से इसमें जो कौन सा सर्वनाम है आपके, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है
राम ने किसको मारा? यहाँ पर आप लिख सकते हो रावण, लेकिन ये नहीं लिखना है आपको। ये प्रश्न जहाँ से जो प्रश्न का बोध हो रहा है तो वहाँ पर है जो कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। किसे वही चीज़ है, कहाँ जैसे मैं प्रश्न करता हूँ आपसे कि आप कहाँ हैं, तो कहाँ की जगह ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आप कहाँ हैं और इसकी कहाँ की जगह आप है जो उत्तर लिख सकते हो घर, आप घर हैं, तो इस घर शब्द की जगह पर ये आया है, इसलिए ये आपके सर्वनाम है। और किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम का प्रश्नवाचक भेद है और ये स्थान से संबंधित पूछ रहा है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द है वो है जो किस प्रकार के शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद है। अगला जो है वो लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें मित्रों क्या होगा कि निजवाचक में इनका प्रयोग वक्ता या लेखक है जो अपने स्वयं के लिए करता है, ठीक है ना। यानी वक्ता या श्रोता स्वयं के लिए जिसका प्रयोग करता है, जैसे मेरा, अपना, आप, ठीक है ना। इस प्रकार के जो वक्ता या श्रोता खुद के लिए जो प्रयुक्त करता है वो किस प्रकार का सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक। निज यानी अपने खुद के लिए, जैसे आप मेरे घर कब आप मेरे घर कब आ रहे हो। तो यहाँ जो है आप मेरे घर, अब जो मेरे, मैं खुद बोल रहा हूँ और मेरे लिए ये शब्द जो मैंने शब्द प्रयोग किया है, इसलिए ये किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। तो यहाँ पर है जो मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, ये जो स्वयं शब्द है ये मेरे खुद के लिए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं कपड़े खुद, मैं कपड़े खुद धोता हूँ या स्वयं धोता हूँ, तो खुद या स्वयं, क्योंकि मैं मेरे खुद के लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ, इसलिए किस प्रकार का होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे वो है जो किस प्रकार के सर्वनाम में आएंगे मित्रों? ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने है जो आज सर्वनाम वाला जो बिंदु था, सर्वनाम वाला जो प्रकरण था, वो मित्रों इस कक्षा में पूर्ण होता है। तो जो विकारी शब्द थे, विकारी शब्द में अपन ने संज्ञा और सर्वनाम दो चीज़ें कल और आज इस कक्षा में पढ़ लिया है। और क्रिया को अपन पूर्व में मैं अध्ययन करवा चुका हूँ, क्रिया और विशेषण की, यानी इस प्रकार से आज अपने जो विकारी शब्द है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब अपने को जो अविकारी शब्द थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, उनका अध्ययन जो है वो अपन अगली कक्षा में करेंगे।
आप मित्रों निश्चित रूप से इस समय का सदुपयोग करना, और मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से घर बैठ कर के व्यवस्थित तैयारी कर रहे होंगे, और फ़ोन को ही अपना गुरुजी मानते हुए, फ़ोन को ही अपना टीचर मानते हुए, उसका है जो दुरुपयोग नहीं करते हुए आपको व्यवस्थित पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है फ़ोन लेकर के घर वालों को तो ये कहते रहें कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और आप है जो उसमें कुछ दूसरा ही देखते रहे, तो ऐसा मत करना। अगर मित्रों आपको ये आज की कक्षा पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपकी कोई समस्या है तो। धन्यवाद मित्रों।